साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी उपन्यास, जो नेट के पाठ्यक्रम में उपन्यास है वह इकाई 6 हम देख रहे हैं। मैं यह पढ़ाना प्रारंभ करने से पूर्व बताना चाहता हूँ, जो भी आपका कैसा भी पेपर गया हो, अच्छा गया हो या बुरा गया हो, आप पढ़ाई में लग जाइए। अच्छा गया है तो अच्छी बात है, बुरा गया है तो भी अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि आंसर के आने के बाद हमारे कितने प्रश्न सही आते हैं वह देखेंगे और फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि केवल हमारे सामने यदि दिसंबर नेट एग्ज़ाम जो है वह हमारे सामने केवल और केवल 90 दिन बचे हैं। इतने दिन ही बचे हैं हमारे पास। देखा जाए तो इतने दिन बचे हैं, और इतने दिन जो है पढ़ाई करने के लिए का जो है बहुत कम है मेरे ख्याल से। रचनाएं देखिए, बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, तो वह कम समय में पढ़ाई करना नहीं होता। और आजकल हम पेपर का पैटर्न देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं, रचनाओं के अंदर से प्रश्न आ रहे हैं, तो वह इसलिए मूल रचनाएं पढ़ना आवश्यक है। और उसी दृष्टिकोण से हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति रचनाओं का पढ़ाना प्रारंभ किया है आज से इसी चैनल पर प्रारंभ किया है। आज हम इकाई 6 से प्रारंभ करेंगे। जो उपन्यास है वहाँ जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उससे हम प्रारंभ करने वाले हैं। और यह सब कुछ निःशुल्क है, और आप निःशुल्क है और यूट्यूब पर है, कभी भी आप देख सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। और एक दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब भी आप कभी यह क्लास देख रहे हो, उस समय में एक जो है एक नोटबुक और पेन हाथ में लिखी लेकर बैठिए। और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगता है वहाँ वहाँ मैं ऐसे अंडरलाइन करूँगा या ऐसा गोल बनाऊँगा, तो वहाँ आप लिख कर लीजिए और ऊपर नाम डालिए जो भी टॉपिक है उसका। जैसे परीक्षा गुरु उपन्यास ऐसा नाम डालिए, और नीचे जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वह लिखना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो आज हम वो शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल रचना आज एक दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं पढ़ी जा सकती। पढ़ सकते तो एक आध रचना हो सकती है, पूरा नहीं है, इसलिए है वो नोट करते चलिए। तो प्रारंभ करते हैं हम जो है परीक्षा गुरु उपन्यास। यह परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका जो है, यह भूमिका निवेदन नाम से है, याद रखिए। परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका जो है वह निवेदन नाम से है, याद रखिए। निवेदन नाम से भूमिका है। और ये परीक्षा गुरु में केवल कुल 41 प्रकरण है। 41 प्रकरण है, और इसमें से पिछले 2 सालों से हर बार ये 41 प्रकरणों के अंदर प्रकरण के ऊपर, उनके नामों के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखिए। हम प्रारंभ करते हैं यहाँ। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी है, परंतु मेरे जान इस तरीके से कोई नहीं लिखी गई। इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की मूल होने की संभावना रहती है। और मुझको अपनी मंद बुद्धि और अ, मंद बुद्धि मंद बुद्धि से और थी बधिक मूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की मुझसे क्षमा मिलने का आधार आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रहता हूँ। यानी कहा जाए तो उस समय की भाषा है, इसलिए तो एक सही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक उर्दू और हिंदी यानी नागरी यानी हिंदी और उर्दू, इन दो भाषाओं में एक तरह की पुस्तक है। जैसे देखा जाए तो केवल हमारे पास 90 दिन का समय है, और 90 दिन के समय में काफ़ी विस्तार से हम नहीं पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, लेकिन जहाँ पर आवश्यक हो वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा, याद रखिए। यह सच है कि अ, यह सच है कि नई चालाकी चीज़ देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु अब पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है, और अन उछट जाता है। इससे उसका हाल समझे आने के आने के लिए आने के लिए मैं अपनी तरफ से यहाँ कुछ खुलासा किया चाहता हूँ, यानी कुछ खुलासा करना चाहता हूँ, ऐसा है। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल हाल पढ़ते ही
चकराएंगे। यानी जो पहला प्रकरण का नाम है वह है सौदागर की दुकान, और ये अब वह कहते कि जैसे सबसे प्रथम जो है वह सौदागर की दुकान नामक जो पढ़ेंगे वह पढ़कर ही लोग जो है पाठक जो है वह चकरा जाएंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेस से यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार का लड़का था, उससे मन में इस बात से यह रुचि हुई। यानी कोई यह लेखक के मन में किस बात से यह रुचि उपन्यास लिखने की हुई, तो आजकल यानी इससे पहले जो है वह रचनाओं में क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, किस प्रकार रचनाएं लिखी जा रही थी, नायक नायिका इस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी। लेकिन जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई। यानी कोई एक से बड़े सेठ साहूकार का लड़का था और उसको देखकर यह बात हुई, उसका यह परिणाम निकला, ऐसा निकला, ऐसा सिलसिला सिलसिला इसमें इसमें कुछ भी नहीं नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असवाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल उनके साथ है। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रज मोहन कौन, चुन्नीलाल कौन और शंभुदयाल कौन है, इनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक हालत क्या है, यह यहाँ इसका यहाँ इस समय या यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बातें पहले से कुछ भी नहीं वो जताई गई है। यानी वो जो मित्र है वह किस लिए एक साथ आए ये कब पहले से कुछ बताया नहीं गया। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने आप में और मौके पर सब भेद खुलता चल जाएगा। यानी जो भी है पुस्तक के आरंभ में नहीं बताया कि वह किस लिए मिले, क्यों मिले, लेकिन जैसे जैसे किताब पढ़ते पढ़ते हम आगे जाएंगे तो सब भेद पता चल जाएगा कि वो शंभुदयाल कौन है, ब्रज किशोर कौन है और चुन्नीलाल कौन है और किस लिए आए, क्या आदि से अंत तक सब मेल मिला जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे वह इसका मतलब भी नहीं समझ पाया। यानी अंत तक धैर्य रखकर जो रचना नहीं पढ़ पाएंगे वह इस रचना का या रचना के अंदर के पाठकों का भेद क्या है वह समझ नहीं पाएंगे। अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले से पाई जाती है, परंतु उसकी इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी, यानी उसकी और इस कोई किसी नाटक की और इसकी लिखने की रीति जो है अलग अलग है, जुदी जुदी यानी अलग अलग है। नाटकों में जिसका वचन होता है उसका नाम आदमी लिख देते हैं और वह पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। यानी कोई नाटक में यदि समझो किसी का संवाद है, जैसे आंधेर नगरी नाटक में गुरु का संवाद है तो ऐसा गुरु नाम लिखा रहता है और उसके आगे उसका जो है वह कथन रहता है, तो उसी प्रकार। लेकिन उपन्यास में वैसा नहीं होता। एक मिनट। आदमी लिख देते हैं और पैराग्राफ उसका वचन यानी वचन समझा देता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा चिन्ह अर्थात इंटर इसमें जो है कोटेशन के भीतर कहने वाले का वचन लिखा जाता है और कहने वाले का नाम बचपने के बीच में या अंत में जहाँ पुस्तक रचने वालों को जगह मिलती है वह लिख देता है। यानी जहाँ पर वो जो जिसका कथन है वह उसका नाम जहाँ पर जगह है वहाँ पर वो लिख देता है। नाटक के जैसा नहीं होता। या अंत में जहाँ पुस्तक रचने वालों को जगह मिलती है वह लिख देता है, अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वाले को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ पूरा होता है, परंतु कहीं किसी किसी के वचन में और कुछ और विषय आ जाते हैं। ऐसे चिन्ह यानी ये यूनाइटेड कामा इंकोमा से पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ आ सकते हैं। ऐसे चिन्ह
ऐसे चिन्ह लगातार उसका वचन जारी रखा जाता है, यानी ये ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में जो है कि जिसका वचन बता रहे उसका लिखा जाता है। और और वचन से बीच में दूसरे का वचन आ जाता है तो वहाँ उस वचन को अलग लिखने के लिए उस पर भी असर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जाते हैं। यानी कोई किसी मेन पात्र का वचन है, कथन बता रहे हैं और उसमें किसी अन्य पात्र का वचन है तो भी उसका जो है इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है, उस पर भी असर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जाते हैं। परंतु जो वचन ऐसे ऐसे यूनाइटेड कॉमा चिन्हों के भीतर नहीं होते, वह पुस्तक रचने वाले की तरफ से होते, यानी जो ऐसे आ जाते परंतु ऐसे जो यूनाइटेड कॉमा चिन्ह के भीतर नहीं होते, वह पुस्तक यानी जो यूनाइटेड कॉमा के बाहर से जो भी कथन होते हैं वह जो है लेखक के होते हैं, याद रखिए। और जिनमें ऐसा यानी यह कॉमा कॉमा किंचित विश्राम ऐसा सिमीकोलम अथवा कोलम अर्धविश्राम आणि अर्धविश्राम यानी ऐसा ऊपर और ऐसा ये अर्धविराम फुल स्टॉप पूर्ण विराम ऐसा इंद्रोक्षण प्रश्न की जगह ऐसा एक्समेशन आश्चर्य यानी ये आश्चर्यवाचक उद्गारवाचक चिन्ह अथवा संबोधन वगैरह जो शब्द जो देकर बोलने चाहिए उनके आगे ऐसा चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है। ऐसे चिन्हों पैरेथीसिस के भीतर पहले पद का खुलता अर्थात चलते प्रसंग में कोई दूसरी तरफ अथवा विशेष बात जतानी होती है, यह लिख देते हैं। इस पुस्तक में दिल्ली के एक यानी जो परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित यानी कल्पना के आधार पर कल्पित फर्जी रईस का चित्रण उतारा गया है, यानी फर्जी के कल्पना के आधार पर ये चित्रण किया गया है और उसके जैसा तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज़्यादा दृष्टि रखी गई। यानी जो इसमें जो है जो अरबी फारसी ऐसे कठिन शब्दों के बजाय जो दिल्ली प्रदेश में बोली जाने वाली साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। अलबत्ता जहाँ कुछ विद्या विषय आज आ गया है वहाँ विवश होकर कुछ कुछ शब्द संस्कृत आदि के लगे पड़े हैं, परंतु जिसको ऐसी बात को समझने में कुछ झमेल मालूम हो उसकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों पर चिन्ह लगा दिया गया है, जिसमें उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलसिलेवार वृत्तांत पढ़ सकता है। इस पुस्तक में संस्कृत फारसी अंग्रेजी की कविता का तजुर्मा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, यानी इस पुस्तक में संस्कृत फारसी अंग्रेजी कविता का यानी संस्कृत कविता का फारसी कविता का अंग्रेजी कविता का तजुर्मा बीच बीच में छंद दिए हुए हैं, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तजुर्मा बन करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले लिया गया है। अब इस पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि छोड़कर मैं केवल इतनी बात निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक बाँचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करे। यानी वह लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि पूरी किताब पढ़े बिना ही कोई एक दो के पन्ना पढ़कर या आधा किताब पढ़कर टिप्पणी दे करेंगे, ऐसा नहीं, पूरा किताब पढ़ने के बाद टिप्पणी करेंगे। जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करे वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दे। यही कोई अखबार वाला उस अंक की कीमत चाहेगा तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तरफार्दी पक्षपात छोड़कर इस विषय पर
इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करेंगे, मैं उसका बहुत उपकार मानूंगा। इस पुस्तक के रचने में मुझसे इस पुस्तक को रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत गुलदस्ता वगैरह फारसी स्पेक्टर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान से रिसालोर्स बड़ी सहायता मिली। यानी ये उपन्यास लिखने में लेखक से कौन कौन से लेखकों को या कौन कौन से कहाँ कहाँ से सहायता मिली, तो महाभारत आदि, संस्कृत गुलस्ता वगैरह, फारसी स्पेक्टरेट, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेख और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान सिलसिलाओं में बड़ी सहायता मिली है। इसलिए सबका मैं बहुत उपकार मानता हूँ और दीनदयालु परमेश्वर की निर्हेतुक कृपा सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। यानी ये भूमिका यह जो है खुद लेखक ने लिखा है, श्रीनिवास दास ने। अभी यहाँ से जो है यहाँ से उपन्यास प्रारंभ होता है। यह उपन्यास का पहला प्रकरण जो है वह यहाँ पर खंड नहीं है, सर्ग नहीं है, प्रकरण नाम दिए हुए याद रखिए। प्रकरण 1 उसका नाम है सौदागर की दुकान। अभी सौदागर की दुकान जो है यहाँ पर जो प्रारंभ होता है प्रकरण 1। तो यहाँ पर है, चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिलस्काए, मूर्खों को उसको अधिक खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता। यानी जो चतुर मनुष्य होता है, होशियार मनुष्य होता है, वह जितना अधिक खर्च करने पर अथवा धन मिलने से वह सुखी नहीं होता। वह कोई ये जो है मूर्ख व्यक्ति उतना खर्च करने पर ही खुश हो जाता है। यह लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कथन है, याद रखिए। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई फैशन का अंग्रेजी अस्वाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल उनके साथ हैं। मिस्टर ब्राइड, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? यानी वो मिस्टर ब्राइट कहता है कि यह जो कांच की जो जोड़ी है वह हमें पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। यानी लाला मदन मोहन सौदागर से पूछता है, इस साथ की जोड़ी अभी 3,000 रुपये में हमने एक हिंदू स्थाई रईस को दी है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, आपको इस 400 रुपये कम कर देंगे। यानी जो दुकानदार क्या कहता है कि सौदागर से पूछा, यानी सौदागर से पूछने के बाद वह क्या कहता है कि यह जो है 3,000 की जोड़ी है, लेकिन अभी एक रईस आदमी आया था और उसको हमने भेजी, लेकिन आपको जो है रईस आया था, आप हमारे दोस्त हो, इसके लिए हमें आपको 400 रुपये कम करके भेज देंगे, यानी 3,600 रुपये में, याद रखिए। 3,600 रुपये में नहीं, कितने में? 3,000 में, 3,000 रुपये में, यानी 2,2600 में इसको ये कांच की भेज देंगे, ऐसा दुकानदार कहता है, याद रखिए। निसंदेह यह कांच आपके काम के लायक है, इनके लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी। शंभू दयाल बोले, आहा, मैं तो इनके चोट की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटों को मात करते हैं। यह किसका कथन है? तो यह शंभू दयाल का कथन है, याद रखिए। हे जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूं। मुंशी चुन्नीलाल लगे कहाँ? इनके बिना आपका इस समय कौन सा काम अटक रहा है? लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, खेल तमाशों की चीज़ है, भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है, वह सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी ज़रूरी चीज़ों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। लाला ब्रजकिशोर बोलते हैं, ज़रूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, यानी ज़रूरत भी
ज़रूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है, यह मुंशी चुनीलाल ने कहा, याद रखिए। और जब और जब दरिद्रों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम न कर सके, तो फिर धनी और दरिद्रों में अंतर ही क्या रहा। ये मास्टर शंभू दयाल कहते हैं, शंभू दयाल ने पूछा, याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट कथन है। यानी और जब यानी दरिद्र की तरह धनवान भी, यानी जो अपनी अपनी बुद्धि पर या एक मिनट, ज़रूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान होती है, यानी अपने अपने रुचि के समान अपनी ज़रूरत होती है और अलग अलग होती है, यह मुंशी चुनीलाल कहते हैं ऐसा। और जब दरिद्रों की तरह, यानी जो दरिद्रों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम न कर सके, तो फिर धनी और दरिद्रों में अंतर ही क्या रहा, यह मास्टर शंभुदयाल कहते हैं, याद रखिए। नाम नाम नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। धनी दरिद्र सकल जन है, जग के अधोन चाहत धनी विशेष विशेष कछु, तासे ते अति दोन। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मुनासिब रीति रीति से थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतजाम और काम के सिलसिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी ज़रूरी खर्चों की पूरी नहीं हो सकती। जब थोती बातों में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है, तो ज़रूरी कामों के लिए पीछे से ज़रूर तकलीफ उठानी पड़ती है। ये काफ़ी अच्छा कथन है ब्रज किशोर का, तो याद रखिए। ब्रज किशोर क्या कहते हैं, मुनासिब रीति से थोड़े खर्चे में सब तरह का सुख मिलता है, यानी एक अच्छी तरह से किया जाए तो नियोजनबद्ध किया जाए तो थोड़े से खर्चे में भी अच्छा खासा सुख मिलता जाए। इंतज़ाम और काम के सिलसिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी ज़रूरी खर्चों, यानी बड़ी सी बड़ी दौलत भी क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरी खर्चों पर ही खर्च करनी चाहिए, नहीं हो सकती। जब थोती बातों में बहुत सा रुपए खर्च हो जाता है, यानी कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसी बातों पर बहुत सारे रुपए खर्च हो जाते हैं, तो अच्छा काम के लिए या कठिनाई के समय पैसों की ज़रूरत पड़ती है। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब कश्म करते हैं, फिर जिन चीज़ों के देखने से चित्त प्रसन्न हो, उनका खरीदना थोती बातों से थोती बातों में कैसा समझा जाए, ये मुंशी चुनीलाल कहते, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं, चित्त प्रसन्न रखने की यह रीति नहीं है, चित्त तो उचित व्यवहारों से प्रसन्न रहता है, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। परंतु नीरो फिलासॉफी बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर कहा, बकायत बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति ही है। केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बताओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो, मिस्टर ब्राइड। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बताओ, यानी विचार ही विचारों में विचार उत्पन्न ऐसे मकड़ी की जालों तरह घुप जाता है। आप जो भी बात है वह परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो, यानी परीक्षा करके, यानी परीक्षण करके। क्यों साहब, ये कांच कहाँ के बने हुए हैं? मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा, यानी मुंशी चुन्नीलाल सौदागर से पूछता है कि क्यों साहब, यह कांच कहाँ से बने हैं? फ्रांस के सिवाय ऐसी सुडोल चीज़ नहीं बन सकती, यानी जो कांच जो थे वह फ्रांस में बने थे, याद रखिए, फ्रांस में बने थे। जब से ये कांच यहाँ आए हैं, हर वक्त देखने वालों की भीड़ रहती है, और कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच लेंगे। अच्छा, तो इनकी कीमत हमारे हिसाब से लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दे दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं, उनके चौखटों में निसंदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में वह इनसे बहुत सस्ते हैं, लाला ब्रजकिशोर बोले।
मैं तो अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ। मैं तो अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ। पसंद आए पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं। अंग्रेज़ों की भी यही चाल है, यह मास्टर शंभूदयाल कहते हैं, याद रखिए। मैं तो अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ, यानी मैं अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ और मुझको जो चीज़ पसंद आती है उसका मैं मूल्य नहीं देखता, ऐसा जो है परवाह नहीं नहीं रखता। यह कौन कहता है? शंभूदयाल कहता है, याद रखिए। उसके बाद क्या है देखते हैं। परंतु सब बातों में अंग्रेजी की नकल करनी क्या ज़रूरी है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, यानी ब्रजकिशोर कहते हैं कि सब बातों में अंग्रेजों की नकल करना क्या सही बात है? देखिए, जब से लाला साहब यह आमेरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है। मास्टर दयाल से कहा, सर, सामान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती। सच्ची इज्जत तो सच्ची दियाकत से मिलती है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत इज्जत चाहता है, तो उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। साहब, इतनी इतनी बात तो मैं हिम्मत से कहता हूँ कि जो इस साथ की जोड़ी जोड़ी इस शहर में दूसरी जगह निकल आवेगी, तो ये कांच मुक्त नज़र करूँगा। मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा। अगला है देखिए, कदाचित इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर में न होगी, परंतु कीमत की कमी बढ़ती भी तो चीज़ की हैसियत से वो ये लाला ब्रजकिशोर कहते हैं। कुछ कुछ शब्दों का, क्योंकि उस समय की भाषा है, तो कुछ कुछ शब्दों का उच्चारण करना कठिन हो रहा है। जिस तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तौल ज़रा ज़्यादा होने से चो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी तरह इन शीशों की कीमत का भी हाल है। मुझको लाला साहब से ज़्यादा नफ़ा लेना मंजूर न था। इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपये कम कर दिए। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरी पहर मास्टर साहब को यहाँ भेज दे। मैं बीजक दिखलाकर इसकी कीमत ठहरा लूँगा। अच्छा, मास्टर शंभूदयाल मदरसे लौटती बार आपके अच्छा, मास्टर शंभूदयाल मदरसे लौटती बार आपके, यानी जो मदरसे से लौटने के बाद आपके पास आएंगे। पर ये कांच हमसे पूछे बिना आप और किसी को न दे, ये लाला मदन मोहन ने कहा। उसके बाद है, इस बात से सब अपने अपने जी में राजी हुए। ब्रज किशोर ने इतना अवकाश बहुत समझा। मदन मोहन के मन में हाथ से चीज निकल जाने का खटका न रहा। चुन्नीलाल और शंभू दयाल को अपने कमीशन सही करने का समय हाथ आया, यानी जो शंभू दयाल, एक मिनट, चुन्नीलाल और शंभू दयाल यह जो है मदन मोहन से सौदागर की चीज़ें बेचते थे, और उसमें से जो है दुकानदार से वह जो है कमीशन ऊपरी लेते थे। कौन? चुन्नीलाल और शंभू दयाल। और ये जो चीज़ें खरीदने के लिए उत्साह कौन बढ़ाता था मदन मोहन का? तो चुन्नीलाल और शंभू दयाल ही बढ़ाते थे, याद रखिए। कमीशन सही करने का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया। लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर भी तशरीफ़ लाइए। अ, हल में नई नई तरह को बहुत सी चीज़ें धलायत से बदलायत से ऐसी ऐसी उम्दा आई है जिनको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वहाँ खोली नहीं गई है। और इस समय मुझको रुपए की कुछ ज़रूरत नहीं, यानी वो सौदागर जो है, दुकानदार जो है, वह कहता है कि और भी नई चीज़ें आई हो, लेकिन वह अभी निकल नहीं गई है। ज़रूरत है इन चीज़ों की कीमत के कीमत के बिल का रुपया देना है। आप मेहरबानी करके
आपके हिसाब में से थोड़ा रुपया मुझको इस समय भेज दे तो अ, बड़ी इनायत हो, यानी इनायत यानी बड़ी कृपा हो। इस वचन में मिस्टर ब्राइड अपने अस्वाब की खरीदारी के लिए लाला मदन मोहन को ललचाता है, परंतु अपने रुपए के वास्ते मीठा तगाजा भी करता है। चुन्नीलाल और शंभुदयाल के कारण उसको मदन मोहन के लेन देन में बहुत कुछ फायदा हुआ, यानी दुकानदार को। परंतु उसके 50,000 रुपये इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी है, और शहर में मदन मोहन की बाबत तरह की चर्चा फैली रही है। बहुत लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च दिवालिया बताते हैं, और हकीकत में मदन मोहन का खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसीलिए उसने इन काचों का सौदा इस समय अटकाया है और तीसरे पहर मास्टर शंभुदयाल को अपने पास बुलवाया है। रुपया ऐसी जल्द लाला ब्रजकिशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहम में डालने के लिए आश्चर्य से इतनी बात कहकर उनमें कहा, हाय, इन कारीगिरी निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्तानी अपनी दौलत व्यर्थ खोए देते हैं। सच है, पहले आप अपना हिसाब तैयार कराइए, उसको देखकर अंदाज से रुपए भेजे जाएंगे। मुंशी चुन्नीलाल ने बात बनाकर कहा, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए। जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं, रुपए की क्या कमी है। ब्रजकिशोर बीच में बोल उठे, अच्छा, मैं हिसाब अभी उतरवा कर भेजता हूँ। मुझको इस समय रुपए की बहुत ज़रूरत है, मिस्टर ब्राइट ने कहा। आपने 9:30 बजे मिस्टर रसल को मुलाकात के लिए बुलाया है, इस वास्ते अब वहाँ चलना चाहिए, मास्टर शंभुदयाल ने याद दिलाई। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इन कांचों की याद रखना, और नया अवसाब खुले जब हमको ज़रूर बुला देना। यह कहकर लाला मदन मोहन ने मिस्टर ब्राइट से हाथ मिलाया और अपने साथियों समेत जोड़ी की एक निहायत उम्दा वलायती फिटन में सवार होकर रवाना हुए। जब बग्गी कंपनी बाग में पहुंची तो सवेरे का सुहावना समय देखकर सबका जी हरा हो गया। उसी समय शीतल मंद सुगंधित हवा बहुत प्यारी लगती थी। वृक्षों पर हर तरह के पक्षी मोटे मोटे सुरों में चहचहा रहे थे। नहर के पानी की धीरे धीरे आवाज़ कानों को बहुत अच्छी महसूस होती थी। पन्ने सी हरी घास की भूमि पर मोती सी ओस की बूंदें बिखर रही थी, और तरह तरह को फूलबाड़ी हरी मखमल में रंग रंग के बूटों की तरह घड़ी बाहर दिखा रही थी। इस स्वाभाविक शोभा को देखकर लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन से थोड़ी देर वहाँ ठहरने के वास्ते कहा। इस समय चुन्नीलाल ने जेब से निकालकर घड़ी में चाबी दी और घड़ी देखकर घबराहट से कहा, ओहो, 9:20 चले गए तो अब मकान को जल्दी चलना चाहिए। निधन लाला मोहन की बग्गी मकान पर पहुंची और ब्रजकिशोर उनमें रुखसत होकर अपने घर गए। 1 मिनट रुकिए।
यहाँ पर जो है प्रकरण 1 सौदागर की दुकान यह समाप्त होता है। और प्रकरण 2 का नाम क्या है? तो अकाल में अधिक मास, यह प्रकरण 2 का नाम है। और प्रकरण 2 के प्रारंभ में वृंद का दोहा दिया गया है, याद रखिए। हम वृंद का दोहा पढ़ते हैं। अप्राप्ति के दिनन में खर्च होत अविचार, घर आवत है पाहुनो बनीज न लाभ लगार, यह वृंद का दोहा है। प्रकरण 2 अकाल में अधिक मास के प्रारंभ में दिया हुआ है, याद रखिए। हे अभी तो यहाँ के घंटे में पौने 9 ही बजे है, तो क्या मेरी घड़ी आधा घंटे आगे थी? मुंशी चुनीलाल ने मकान पर पहुंचते ही बड़े घंटे की तरफ देखकर कहा, परंतु ये उसकी चालाकी थी। उनसे ब्रज किशोर से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी घड़ी चाबी देने के बहाने से आधा घंटा आगे कर दी गई थी। कदाचित ये घंटा आधा घंटे पीछे हो। मिस्टर मास्टर शंभुदयाल ने बात साध कर कहा, नहीं नहीं, ये घंटा तोप से मिला हुआ है। लाला मदन मोहन बोले। तो लाला ब्रज किशोर साहब की लच्छेदार बातें नाहक अधूरी रह गई। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, लाला ब्रज किशोर की बातें क्या है? चाबुक का जाल है। वह चाहते हैं कि कोई उनके चक्कर से बाहर न निकलने पाए। मास्टर शंभुदयाल, ये इम्पोर्टेंट है, मास्टर शंभुदयाल का कथन है। लाला ब्रज किशोर की बातें क्या है? चाबुक का जाल है। चाबुक जानते हैं ना आप, वो ऐसे मारने के लिए काम आता है। लाला ब्रज किशोर की बातें क्या है? चाबुक का जाल है, और वह चाहते हैं कि कोई उनके चक्कर से बाहर न निकले। यह मास्टर शंभुदयाल का कथन है, याद रखिए। मैं यूँ तो ये कांच लेता या न लेता, पर अब उनकी जिद से अदबद कर लूँगा। निसंदेह जब वे अपनी जिद नहीं छोड़ते तो आपको अपनी बात हरनी क्या ज़रूर है। मुंशी चुनीलाल ने छिटा दिया। हित हितोपदेश में कहाँ है? आज्ञालोपी सुतहु को क्षमे न नृपति, विनीत को विशेष नृप चित्र में जो न गहे, यह रीति। एक मिनट रुकिए भाई साहब।